मेरा पति विदेश में रहता। घर में मेरे और ससुर के अलावा कोई भी नहीं था। वो हार्ट के मरीज थे। पूरा दिन अपने कमरे में ही रहते थे। अपने पति के कहने पर ही मैं उनका ख्याल खुद रखती थी, उन्हें वक्त पर दवा देती, और इस बात के लिए मैं किसी नौकर पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मेरा ज़्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। वो मुझे अपनी जवानी के दिलचस्प किस्से सुनाते थे तो मैं उनकी बातों में खो जाती थी। मेरे ससुर जवानी में बहुत ही रंगीन मिजाज के इंसान थे। उनकी एक वक्त में कई कई औरतों के साथ मौज मस्ती चलती रहती थी, और जब कभी वो मुझे उनके बारे में बताते तो मैं उनकी बातें सुनकर शर्मा जाती थी। और कभी कभी मेरे जज्बात भड़क उठते थे, और कभी कभी मैं ये सोचकर परेशान हो जाती कि कहीं मेरा पति भी अपने बाप जैसा तो नहीं है। और जब ये बात मैंने अपने ससुर से पूछी तो वो हंस पड़ते और कहते कि मेरा बेटा तो मुझ पर नहीं गया, बल्कि वो तो अपनी माँ पर गया है। वो तो सीधा साधा एक ही औरत पर गुजारा कर लेगा। तुम्हें भी पता होगा कि वो प्यार के मामले में किस हद तक माहिर है। और जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने शर्माकर सर झुका लिया था। मैं उनकी ये बात समझ चुकी थी और उनका इरादा भी समझ गई थी। आज बहुत गर्मी थी। पूरा दिन एसी में गुजारने के बावजूद भी मुझे गर्मी का एहसास शिद्दत से सता रहा था। दोपहर के खाने के बाद मुझे अपने ससुर को दवा देने का ख्याल आया। इस वक्त मैं हल्की फुल्की सी पतली सी काली नाइटी में थी। मजबूरी थी, जब से शादी हुई थी तब से गर्मी में ज़्यादातर मैं सूती के कपड़े ही पहनती थी। इससे गर्मी से बची रहती थी, क्योंकि घर में मेरे ससुर के अलावा कोई भी नहीं होता था, और वो तो मुझसे उम्र में बहुत बड़े थे। मैं उन्हें बहुत इज्जत देती थी। जब भी मैं उनके पास आ जाती, मुझे देखते ही उनकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। जब मैं उनको दवाई खिला रही थी तो उनकी नज़रें मेरे वजूद पर पड़ीं तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मेरा गला ज़रूरत से ज़्यादा खुला हुआ था। मैंने हाथ रखकर खुद को कवर करने की कोशिश की। मेरे इस अंदाज पर वो बहुत ज़ोर से हंस पड़े और कहने लगे, एक तो तुम शर्मीली बहुत ज़्यादा हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छी लगती हो। क्योंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे कपड़े ही इंसान को पहनने चाहिए। तुम्हारी सास भी घर में इसी तरह से रहती थी। वो मुझसे इधर उधर की बातें करके मेरी शर्मिंदगी का एहसास को कम करने लगे थे, और फिर वो मुझे अपनी एक गर्लफ्रेंड का किस्सा सुनाने लगे, जिससे वो रात को छुप छुप कर उसके घर मिलने जाया करते थे। बातों बातों में अनजाने में मेरा हाथ उनके हाथों में चला गया था, और उनकी नज़रें मेरे वजूद पर गड़ी हुई थीं। मैं उनकी बातों में बहुत ज़्यादा मगन थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनके गिरफ्त मेरे हाथ पर मजबूत हो रही थी, और दूसरा हाथ मेरे बालों पर रेंग रहा था, और उनकी नज़रों का प्रकाश मेरे ऊपर था। यह देखकर मैंने नज़रें झुका दी थीं। अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो फिर मैं नींद का बहाना करके अपने कमरे में जाने लगी। अचानक मेरे ससुर बोले, आज मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का एक और नया किस्सा सुनाता हूँ। चलो यहाँ पर बैठ जाओ। इतना कहकर उन्होंने मेरा हाथ खींच लिया, और फिर जैसे ही उन्होंने मुझे किस्सा सुनाना शुरू किया, मेरे जज्बात फिर से भड़क उठे और मेरे मन में ख्वाहिश मचलने लगी थी। ये देखकर मेरे ससुर ने मुझे, दोस्तों मेरा नाम बेला है और मैं गरीब घर की पढ़ी लिखी एक मासूम सी लड़की थी। हम 4 बहनें थीं। मैं बहनों में सबसे छोटी थी। बड़ी बहनों की शादी भी अच्छे घराने में हो गई थी, और इस वक्त मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी। और जब मैं कॉलेज में गई तो लड़कियों की बातें सुनकर मेरा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। लड़कियों का कहना था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ, और मेरे लिए कोई शहजादा मुझे ब्याने के लिए आएगा। उनकी बातें सुन सुनकर मैं खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस करने लगी थी, और मुझे होश तब आया जब कॉलेज के बाद मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं मिली। मम्मी का कहना था कि हमारे हालात अब इतने अच्छे नहीं हैं कि हम तुम्हें आगे पढ़ा सकें। अगर तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है तो तुम घर में बैठकर तैयारी करो। और इस बात पर मैं अपना मुंह लेकर रह गई थी। मुझे पढ़ने से ज़्यादा बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता था। शायद मेरी मम्मी को मेरी इस आदत के बारे में पता था, तभी उन्होंने मेरी इस बात को संजीदगी से नहीं लिया था। शुरू में तो मैं इस बात पर बहुत नाराज़ हुई कि क्यों मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे डांट डपट कर खामोश करवा दिया।
और मैं भी खामोश हो गई थी, क्योंकि अगर कुछ कहती तो मेरी माँ मेरी पिटाई कर देती। फिर मैंने भी कॉलेज के बाद पढ़ाई का सिलसिला ख़त्म कर दिया था और घर में बैठकर अब मैं नॉवेल और कहानियाँ पढ़ने लगी थी। अब मैं किसी अमीर शहजादे के ख्यालों में खोई रहती। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे लिए बहुत ही अमीर लड़के का रिश्ता आएगा। मैं किसी आम घर में ब्याह कर कभी नहीं जाऊंगी। मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था आम से घरों का आता था, तो मैं फौरन ही इनकार कर देती थी। माँ मेरी इस आदत से बहुत तंग हो गई थी और वो हमेशा मुझे यही बात कहती कि इंसान को अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए। तुम्हारा बाप एक मजदूर आदमी है, मगर तुम्हारे नखरे तो सातवें आसमान को छू रहे हैं। मैं माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। इन्हीं दिनों रिश्ते वाली आंटी ने माँ को एक रिश्ते के बारे में बताया। लड़का सऊदी में काम करता था और उसके खानदान में सिर्फ उसका बाप ही था। रिश्ता हर तरह से मुझे अच्छा लगा था, मगर माँ को ये बात खटक रही थी कि लड़का इंडिया से बाहर रहता है, न जाने वो वापस कब आएगा, तो क्या तुम उसकी गैर मौजूदगी में घर में अकेली रह पाओगी। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, वो हर पहलू से इस रिश्ते पर गौर कर रही थी और उनका कहना था कि अक्सर जो लड़के मुल्क से बाहर रहते हैं वो बीवियों को माँ बाप की सेवा करने के लिए घर पर छोड़कर चले जाते हैं और वापस पलटकर उनकी खबर नहीं लेते और मुल्क से बाहर शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। लेकिन मैंने अपनी माँ को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, अब ज़माना बहुत तरक्की कर लिया है। आप परेशान न हो और ये बात अपने दिल से निकाल दीजिए। शादी होते ही मैं उसे अपनी मुट्ठी में कर लूँगी और वो मेरे बगैर रह नहीं पाएगा और मुझे फ़ौरन अपने पास बुला लेगा। तब मैंने अपनी माँ को कहा कि आप इससे पहले ये बात बनवा लें कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएगा, क्योंकि मुझे भी बाहर घूमने फिरने का बहुत शौक़ था। माँ को ये बात मुनासिब लगी और जब उन्होंने मेरे होने वाले पति से ये बात कही तो उसने भी इस बात की हामी भर ली थी कि वो जल्द ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगा। वैसे तो इसके बगैर उसका बाप तो यहाँ पर अकेला ही होता था, उन्हें तो नौकर ही संभालते थे और मेरे जाने के बाद भी उन्हें नौकर ही संभाल लेंगे। ये सोचकर मैं संतुष्ट हो गई थी, मगर माँ के दिल में फिर भी विचार थे कि गैर लोगों में बेटी को बिया रही हूँ, न जाने वो लोग कैसे निकलेंगे। और मैंने उनके विचारों को चुटकियों में उड़ा दिया था। मुझे तो बस पैसा नज़र आ रहा था। मेरा पति बहुत अच्छा था, वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आता था और जब माँ ने मुझे खुश देखा तो उनकी भी सारी चिंता दूर हो गई थी। मुझे ससुराल में हर तरह की आज़ादी मिली थी और मुझे हर तरह का फैशन करने की इजाज़त दी थी। मेरे पति ने मुझे कभी किसी बात पर रोका टोका नहीं था। मुझे कहता था कि तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो किया करो, जो पहनने को दिल करता है वो पहना करो, मैं तुम्हें कभी भी किसी बात से नहीं रोकूंगा। और फिर मैंने शादी के बाद हर वो फैशन किया जो मैं करना चाहती थी। 1 महीने के बाद ही उसने मुझे कहा कि अब मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हें जल्द ही अपने पास बुला लूँगा। रो धोकर मैंने उसे रुखसत किया था, मगर सालों का अरसा गुजर गया, वो अभी तक वापस नहीं आया। मैं जब भी उससे कहती कि मुझे अपने पास बुला लो तो हमेशा ये कहकर टाल देता कि वो तैयारी कर रहा है और जल्द ही मुझे अपने पास बुला लेगा। और मैं सोच रही थी कि वो कौन सी तैयारी है जो 1 साल का अरसा गुजरने के बावजूद भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। जब भी मैं अपने ससुर से अपने शौहर के रवैये की शिकायत करती कि वो तो वहाँ पर जाकर मुझे भूल ही गए हैं, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, तो मेरा ससुर एक ज़ोरदार कहकहा लगाते हुए कहता कि फ़िक्र मत करो, तुम क्यों परेशान हो रही हो, वो तुम्हारा पति है, उसने तुमसे शादी की है, तुम्हें ज़रूर अपने पास बुलाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर हूँ ना तुम्हारे साथ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तुम्हें किसी बात की क्या फ़िक्र है। पहले तो मैं उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा देती थी और खुश होती थी कि वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते हैं, मगर अब वो बातें कहते हुए मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगते थे और उनकी नज़रों का इशारा देखकर मैं सहम कर रह जाती थी और फिर शर्मिंदा होते हुए अपने शरीर पर अपने दुपट्टे को संभालने लगती थी। और अब मेरी इस हरकत पर वो फिर से ज़ोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ते थे। कभी कभी वो मुझसे इतनी अजीब बातें करते थे
जो मुझे समझ नहीं आती थीं। कभी कभी वो बहाने से मुझे पकड़कर खुद के साथ लगा लेते थे और मुझे दिलासा देते थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा और जल्द ही वो तुम्हें आकर ले जाएगा। ये कहते हुए उनके हाथ कभी मेरे बालों को तो कभी मेरी कमर को सहलाने लगते और मैं कभी कभी इस पल को महसूस नहीं करती थी और कभी कभी मुझ पर अजीब सी मदहोशी छाने लगती थी। वो मेरे साथ घंटों बातें करते थे क्योंकि मैं भी घर में ही होती थी। मेरा और कोई देवर या ननद भी नहीं थी, इसलिए मेरा ज़्यादातर वक्त अपने ससुर के साथ ही गुजरता था। फिर मैं धीरे धीरे अपने ससुर के करीब होने लगी थी। उनकी मैं बहुत इज्जत करती थी और न जाने कब हम दोनों के रिश्ते की नीयत बदलने लगी। उस दिन जब पहली बार मैं उनसे टकराई तो हम दोनों के ही जज्बात उमड़ पड़े थे। हम दोनों जज्बात के तूफान में बहने लगे थे और हमसे वो सब कुछ हो गया था जो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए था। वो मुझे सिर्फ अपने पति के साथ ही करना चाहिए था। और जब जज्बात का तूफान थमा तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। ये मुझसे क्या हो गया था। मैं फौरन अपनी जगह से उठी और कमरे में आकर रोने लगी। न जाने अब क्या होगा, मेरे ससुर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने ये बात मेरे पति को बता दी तो वो मुझे घर से ही निकाल देंगे। पति से ज़्यादा मुझे अपनी हद पार करने का दुख हो रहा था और तब मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मुझ में अपने ससुर का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मगर मजबूरी थी। जब रात को मैं अपने ससुर को दवा खिलाने के बाद अपने कमरे में आने लगी तो उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़कर खुद के करीब कर लिया था। अब उनकी चाहत बढ़ने लगी थी। जब मैंने उन्हें रोका और उन्हें कहने लगी कि जो कुछ दिन में हुआ था अनजाने में हुआ था, अब मैं ये सब नहीं करना चाहती, तो मेरे ससुर जी ज़ोर ज़ोर से हंस पड़े। कहने लगे कि तुम्हारा पति यहाँ पर नहीं है, ऐसे में अगर मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूं तो इसमें क्या बुराई है। मैं दिल ही दिल में खुद भी यही चाह रही थी। मेरे ससुर अपनी उम्र से काफ़ी कम लगते थे और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम थे, और इस उम्र में भी वो बहुत ताकत रखते थे। मेरे पति से ज़्यादा तो उन्होंने मुझे प्यार दिया था और मैं इस प्यार में बहती चली गई और ये भी भूल गई थी कि मैं अपने पति की अमानत हूँ। मुझे उनकी गैर मौजूदगी में ये सब नहीं करना चाहिए था, मगर मेरे लिए जज्बात पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। इसलिए मैं अपने ससुर से ही अपनी ख्वाहिश की तालमेल करने लगी थी। अब हम दोनों ससुर बहू की बजाय पति पत्नी की तरह रहने लगे थे और अक्सर रात को मैं उनके पास वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में जाया करती थी और मुझे उनकी आदत सी हो गई थी। मैं हर रोज़ जब तक उनके साथ मोहब्बत भरे पल न गुजार लेती मुझे चैन नहीं पड़ता था। देखते ही देखते 10 महीने गुजर गए थे। मेरे जज्बात भी अब वैसे नहीं रहे थे और मेरे मन में अब वो ख्वाहिश नहीं चलती थी जो अभी से कुछ दिन पहले तक थी। ये सब कुछ मेरे ससुर की वजह से हुआ था। उन्होंने मुझे हर तरह से खुश कर दिया था कि जिसकी वजह से मैं उनकी आस में रहने लगी थी और खुद ही उनके पास चली जाया करती थी। उस दिन मैं शॉपिंग पर गई हुई थी। आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। शाम को जब मैं शॉपिंग से वापस आई तो मैं अपने कमरे में सो गई। मेरे ससुर ने नौकरों के ज़रिए मेरे लिए पैगाम भेजा कि मैं उनके कमरे में आऊं। उन्होंने मुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। उनका पैगाम सुनकर मेरे होठों पर मुस्कान फैल गई थी। मैं जानती थी कि मुझसे कौन सी बात करना चाहते हैं, फिर भी मैं खामोशी से लेटी रही। मैं उनके जज्बात को बढ़ावा दे रही थी और मन ही मन में ये सोचकर मुस्कुरा रही थी कि किस किस तरह से उनको और भी ज़्यादा तंग करूं। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। रात को मेरी आंख लेट खुली और अब मुझे भूख लगने लगी थी। भूख के साथ साथ जज्बात में भी हलचल महसूस हो रही थी। खाना खाने के बाद मैंने सोचा कि इस वक्त मेरे ससुर सो रहे होंगे और उन्हें तंग करना ठीक नहीं है, मगर मेरे जज्बात भी मुझे बेकाबू कर रहे थे और मेरे लिए उनके बगैर रहना मुश्किल हो रहा था। मैंने अपने जज्बात को काबू करने की बहुत कोशिश की, मगर फिर मैं उनके कमरे की तरफ आ गई। मुझे दिल ही दिल में हमेशा ये ख्याल सताता था कि अगर मेरे पति को पता चल गया तो क्या होगा। कहीं वो मुझे तलाक न दे दे, कहीं वो मुझे छोड़ न दे। और इस सोच का आना ही था
कि मैं पत्थर की मूरत बनकर रह जाती थी। और अब जब मैं अपने जज्बात से भड़ककर अपने ससुर के कमरे में पहुंची, तो दरवाजे के पास ही मैं रुक गई थी। फ़ोन पर मेरे ससुर मेरे बारे में ही बात कर रहे थे और दूसरी तरफ से भी आवाज़ आ रही थी। कॉल स्पीकर ऑन था। मेरे ससुर थोड़ा ऊंचा सुनने के आदी थे, तभी वो कॉल स्पीकर पर लगाकर ही अपने बेटे से बात किया करते थे। और जब मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरे पति से ही बात कर रहे थे। और जब उन्होंने मेरा नाम लिया तो मैं एकदम से सहम कर खड़ी हो गई। मैं देखना चाह रही थी कि मेरे ससुर मेरे पति से मेरे बारे में क्या बात करते हैं। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे पति से बोलेंगे कि वो मुझे लेकर जाए, मगर जो बात उन्होंने मेरे पति से कही उसे सुनकर तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। वो मेरे पति को कहने लगे कि यहाँ मैं तुम्हारे हिस्से का फ़र्ज अदा करते करते थक गया हूँ। तुम्हारी बीवी तो बहुत ही दिलचस्प मिजाज की है, इसका तो प्यार से दिल ही नहीं भरता। मैं इसे खुश करते करते थक जाता हूँ, मगर एक वो है जो पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती। इसकी तो ख्वाहिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। सच बताऊं तो मुझे हमेशा से ऐसी ही औरत पसंद थी, मगर अब जब मेरी पसंद की औरत मिली है, अब मुझ में दम नहीं रहा। ससुर जी की बात सुनकर मेरे पति ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहने लगा कि मैं तो ये शादी आपके लिए ही किया हूँ, वरना मुझे क्या ज़रूरत थी। मैं तो अपनी रागनी के साथ बहुत खुश हूँ और आपकी तन्हाई तो मुझे सताती थी। इस तरह से तो कोई गरीब से गरीब लड़की भी आपकी उम्र की वजह से आपके साथ रिश्ता जोड़ने पर कभी भी राज़ी नहीं होती। तभी मुझे ये शादी का नाटक करना पड़ा। मैं जानता था कि आपको औरतों को फंसाने में बहुत ही ज़्यादा महारत हासिल है और आप इस बेवकूफ़ लड़की को भी फंसा ही लेंगे। यूं ही इसे पैसे की चमक दिखाकर इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। मेरा अंदाज़ा था कि आप इसके साथ अपना वक्त अच्छा गुजार लेंगे और देखें, मेरा अंदाज़ा सही निकला। निकाह तो मैंने किया इस लड़की के साथ, मगर बीवी होने के मज़े वो आपसे वसूल कर रही है और इसके साथ साथ में आपकी खिदमत भी कर रही है। ये सब सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई थी। दोनों हाथों में सर थाम कर रह गई थी। न जाने कितनी देर तक मैं ज़मीन पर बैठी रही और बड़ी मुश्किल से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और जब अपने कमरे में आई तो मैं बिस्तर पर ठहर सी गई थी। मैं ये सोचकर पागल हो रही थी कि मेरे पति और ससुर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मेरा पति तो पहले से ही शादीशुदा था और उसने केवल अपने बाप के लिए मुझसे शादी की थी। अपने बाप की तन्हाई को दूर करने के लिए अब तो मुझे खुद से घिन आ रही थी कि मैं भी जज्बात में इस कदर अंधी हो गई थी कि मैं इस शख्स के हाथों खिलौना बन रही थी। इन बाप बेटों ने मुझे जी भर के इस्तेमाल किया है और मैं इनसे केवल पैसे की वजह से इस्तेमाल होती रही। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, खुद से घिन आ रही थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। अगले ही दिन मैं बिना अपने ससुर से कोई बात किए बिना अपनी माँ के घर आ गई थी। अब मैं उनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। मुझे उनसे इस कदर नफरत हो रही थी कि उनका ख्याल आते ही मुझे मेरी गलतियों का एहसास होने लगता था। मेरे घर आने के बाद जब मैंने अपनी माँ को अपना फैसला सुनाया तो पहले तो उन्होंने मुझे इस फैसले से नकारने को मना किया और फिर कहा, तुम नहीं जानती कि दुनिया कितनी बातें बनाएगी, लोग 100-100 सवाल पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी तुम्हारे तलाक का। तब मैं माँ से नज़रें चुराने लगी। माँ से किसी सूरत में ये बात नहीं बता सकती थी कि मैंने क्या गुनाह किया है। अब मजबूरन मैंने माँ को ये कहा कि मेरा ससुर मुझ पर बुरी नज़र रखता है, मैं वहाँ पर नहीं रह सकती। मैं चाहकर भी माँ को ये बात नहीं बता सकती थी कि मेरा अपने ससुर के साथ ताल्लुकात था। अगर मैं ये बात बताती तो माँ मुझे मारते हुए घर से धक्के देकर बाहर निकाल देती। ये बात सुनकर मेरी माँ चुप रह गई थी और जब उन्होंने पापा से ये बात कही तो पापा ने भी कहा कि मेरा फैसला दुरुस्त है। फिर मैंने अपने पति को तलाक का नोटिस भिजवा दिया था। उसने मुझे मनाने की कोशिश की और मुझसे मेरी तलाक का सबब पूछता रहा और जब मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताई तो वो ये सुनकर खामोश हो गया और कहने लगा कि मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे जज्बात से नहीं खेलना चाहिए था, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं मजबूर था
मुझे मेरे बाप की तन्हाई सताती और मुझे तो बीवी की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं अपनी पहली पत्नी से 5 साल पहले शादी कर चुका हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं और मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे अपने पापा की वजह से मजबूरन ये काम करना पड़ा। वो अपनी मजबूरियों की दास्तान सुना रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेपनाह दौलत की हवस में मैं अपने आप को बर्बाद कर चुकी थी। तलाक के बाद कितना वक्त लगा था मुझे खुद को संभालने में, और फिर धीरे धीरे मैं जिंदगी से बेजार हो चुकी थी। मगर ये जख्म शायद हमेशा मेरे साथ रहना था। और अब मेरी शादी के लिए दर्जी दौलतमंद के बजाय एक अच्छा इंसान थी, क्योंकि जो गलती मैं एक बार कर चुकी थी उसने मुझे उम्र भर का सबक सिखाया था। मुझे हैरत अपने पति पर हो रही थी कि वो शादीशुदा होते हुए उसने अपनी दूसरी शादी की और अपनी बीवी को अपने बाप के सामने खुद पेश कर रहा था। मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई अच्छी और कोई नेक औरत हूँ, मगर मैं इतना ज़रूर जानती थी कि अगर मेरा पति मेरे साथ रहता तो मैं कभी भी अपने ससुर की तरफ ध्यान नहीं देती, क्योंकि 1 साल से नई नवेली दुल्हन को छोड़कर मेरा पति परदेश में था। आखिर मेरे भी जज्बात थे और एक शादीशुदा औरत होकर मैं खुद पर काबू नहीं पा सकती थी और इसी वजह से जज्बात की लौ में बह गई। मैं हर वक्त अपने भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है और इसे नाजायज़ रिश्ता कहते हैं, और नाजायज़ संबंध बनाना बहुत बड़ा गुनाह होता है। किसी की पत्नी होते हुए किसी और के साथ संबंध बनाना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन सवाल ये है कि जिसके साथ मेरी शादी हुई थी, जब उसने शादी ही इस नियत पर की थी कि वो मुझे अपने नहीं बल्कि अपने बाप के लिए शादी करके ला रहा है, तो इसमें गलती किसकी थी, मेरी या मेरे पति की या मेरे ससुर की? जब एक इंसान अकेले घर में एक मर्द के साथ रहता है तो कभी न कभी ऐसी गलतियां, ऐसे गुनाह हो ही जाते हैं जिनकी वजह से उम्र भर का कलंक लग जाता है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।